हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ दान का हिसाब। ठीक है ना। पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने कुछ प्रश्नों के उत्तर कर लिए थे, तो जो बाकी प्रश्नों के उत्तर हैं वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए जो किए थे उनसे आगे के प्रश्नों के उत्तर करने स्टार्ट करते हैं। टाइटल है जिम्मेदारी अपनी अपनी। ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। छोटा बच्चा है तो उसकी अलग तरह की जिम्मेदारी होती है, जैसे उसको मम्मा पापा की बात माननी होती है, या फिर जो मम्मा पापा खाने के लिए कहते हैं वो खाना खाना होता है ना। और जो बड़े लोग होते हैं उनकी अलग तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे आपके पापा हैं, घर में आपके लिए काम करके आते हैं, बाहर से पैसा कमाते हैं आप लोगों के लिए, मम्मी आपके लिए खाना बनाती है। तो इस तरीके से सब लोगों की अपनी अपनी तरीके से जिम्मेदारी होती है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर हमसे, तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी। ठीक है ना, हमने पढ़ा था राज दरबार में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये कह रहा है कि किसकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी। ये पूछ रहा है मंत्री और भंडारी के बारे में कि मंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है, भंडारी की क्या जिम्मेदारी होती है। तो आपको पता है ना, मंत्री क्या करता है। मंत्री राजा का बिल्कुल मुख्य सलाहकार होता है, जो राजा को सभी कामों के लिए सलाह देता है ताकि उसका राज का काम है जो वो अच्छे से चल सके। और उसी की सलाह पर भी राजा जो बाकी लोग होते हैं ना उनकी नियुक्ति भी करता है। नियुक्ति करना यानी कि उनको कुछ पद देना होता है अगर, तो वो उसकी मंत्री की सलाह पर ही वो सारे काम करता है। तो कोई भी तरह की प्लानिंग होती है अगर राज्य में, तो राजा किसकी हेल्प लेता है, मंत्री की हेल्प लेता है। तो आप इस तरीके से अपना उत्तर लिख सकते हैं कि मंत्री पूरे राज्य की देखरेख करता है, राजा को सलाह देता है ताकि पूरे राज्य का कार्य आसानी से चलता रहे, और मंत्री की सलाह पर ही राजा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। और भंडारी का क्या काम होता है, जैसे हमने पाठ में पढ़ा था कि भंडारी क्या कर रहा था, सारा हिसाब किताब लगा रहा था, है ना। तो भंडारी का यही काम होता है। राजा को जो राजकोष होता है उसमें जो धन होता है उसका जो लेना, किसी से लेना है, वो किसको कितना देना है, तो ये सारा हिसाब किताब का काम कौन करता है, भंडारी करता है। लेकिन वो ऐसा किसके कहने पर करता है, वो राजा के कहने पे ही ऐसा करता है, अपनी मर्जी से नहीं करता है। तो आप इसका उत्तर ऐसे आराम से लिख सकते हैं कि भंडारी राजा के राजकोष के लेन देन का हिसाब किताब रखता है ना, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, और राजा के आदेश पर ही वह यह लेन देन का कार्य करता है। अगला टाइटल है कर्ण जैसा दानी। कर्ण के बारे में आप पहले ही पाठ में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कर्ण बहुत बड़ा दानी था। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं। लास्ट में आपने पाठ में पढ़ा था कि सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। बिल्कुल लास्ट में आपने ये लाइन पढ़ी थी ना। तो अब इसने इसमें से कुछ प्रश्न पूछे हैं, 4 प्रश्न पूछता है। पहला है कर्ण कौन था, ठीक है। दूसरा है कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है। हम बोल रहे हैं कि कर्ण जैसा दानी, लोगों ने भी बोला कर्ण जैसा दानी, इसका मतलब क्या है। दान क्या होता है, दान यानी कि डोनेशन, ये तो आपने सब स्टार्टिंग में ही पढ़ा था चैप्टर के टाइम में कि दान क्या होता है। और लास्ट में है किन किन कारणों से लोग दान करते हैं, यानी कि लोग दान क्यों देते हैं, क्या जरूरत है कि उनको दान देना पड़ता है ना। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कर्ण कौन था। तो ये आपको मैं पहले पाठ पढ़ाते टाइम भी बता चुकी हूँ कि कर्ण कौन था, कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, और वो सबसे बड़ा दानी भी कहा जाता है उसको, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा दानी कर्ण को ही कहा जाता है। अगला उसने पूछा था कि कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है। तो कर्ण जैसे दानी का मतलब है, जैसे कर्ण ने क्या किया था, अपना सब कुछ दान में दे दिया था। उसने कभी किसी को मना नहीं किया, एक बार वचन दे दिया उसने तो कोई भी उससे कुछ भी मांग लेता था, वो हमेशा दान देता था। तो दानी का, कर्ण जैसे दानी का मतलब होता है अपना सब कुछ दान में दे देने वाला बहुत बड़ा दानी। ठीक है, दानी यानी कि दे देने वाला, देने वाला। अगला इसने प्रश्न पूछा था कि दान क्या होता है, दान किसे कहते हैं। तो देखिए जब भी किसी को ज़रूरत होती है और आप लोग उसको देते हैं, चाहे वो पैसा देते हैं, चाहे कपड़ा देते हैं, चाहे खाने की कोई चीज़ें देते हैं, है ना, कोई भी चीज़ है, जिस भी किसी को ज़रूरत होती है, अगर आपको वो चीज़ उसको देते हो तो इसको बोलते हैं दान। जब किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ दी जाती है तो उसे दान कहा जाता है। इसमें आप कपड़ा भी दे सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है ना। जैसे अगर गौशाला में लोग दान दे के आते हैं, क्या दान दे के आते हैं, चारा, है ना, गायें जो होती हैं वहाँ पर उनके लिए जवार या कोई भी हरा चारा वो दान में देते हैं। तो कुछ भी चीज़ें दान में दे सकते हैं।
अगला प्रश्न था, इसने पूछा था कि दान क्यों देते हैं लोग। देखिए, दान देने के लोगों के बहुत पीछे कई कारण होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं भगवान हमें है ना पुण्य देगा, है ना, पुण्य मिलता है ना कि अगले जन्म में हमको सुख मिलेगा, पुण्य मिलेगा, हमें हमारी बीमारी कट जाएगी, हमें बुरे दिन नहीं देखने पड़ेंगे, तो इसलिए पुण्य कमाने के लिए लोग दान देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे मंदिर वगैरह में या फिर कोई पानी की प्याऊ बनवाई हुई है तो उस पर लिखा होता है, एक बोर्ड लगाया हुआ होता है कि यह प्याऊ इसने इसके लिए बनवाई, है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, नाम कमाने के लिए भी दान देते हैं कि हमारा नाम होगा, वहाँ पे बोर्ड लगा होगा, हमारा नाम सब लोग पढ़ेंगे, है ना। तो कुछ लोग ऐसे नाम कमाने के लिए भी दान दे देते हैं कि मेरा नाम होएगा, सब लोग मुझे पहचानने लगेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए दान देते हैं। जैसे कोई गरीब है तो वो उसको पैसा देता है, कपड़ा देता है, या उसका घर बनवा देता है छोटा सा, तो उसकी मदद करने के लिए ये सब करते हैं। तो इसलिए अलग अलग तरीके होते हैं, लोगों के कारण होते हैं अलग अलग उनके दान देने के पीछे। अगला है कहानी और तुम। अब देखिए, आप लोगों ने कहानी पढ़ी, आप लोगों ने उसमें कहानी में क्या क्या पढ़ा, तो उसके बेस पर आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे हैं इसने। उसने पहला प्रश्न पूछा है कि राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था। ये तो हमने बड़े अच्छे से पढ़ा और 2 बार आया था पाठ में कि राजा धन का उपयोग कहाँ कहाँ करता था। हमने पढ़ा था ना पाठ में कि राजा लकदक कपड़े पहनता था, यानी कि महंगे कपड़े खरीदने में, महंगे वस्त्र खरीदने में, और राजमहल की सजावट में। वहाँ पर उसने बोला था ना, सुगंधित फूल वगैरह लगाए जाते थे राजमहल में सजावट के लिए और अपने मनोरंजन के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए राजा क्या करता था, अपने धन का उपयोग करता था। अब ये आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। ये देखिए, ये क्या करना, आप लोग वैसे भी देखते हैं मम्मी पापा पैसा कहाँ खर्च करते हैं, है ना, और आप लोग मम्मी पापा से पूछ भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च होता है। जैसे देखिए, आपके घर में सामान लेके आना है, घर का सामान, कोई भी फर्नीचर हो सकता है, या कोई भी घर में किचन का सामान हो सकता है ना, या कोई भी और तरह का सामान घर के लिए जो भी ज़रूरत हो। जैसे आप घर बनवा रहे हैं, घर की मरम्मत करवानी है तो उसके लिए भी सामान लेके आना पड़ता है। बिजली ख़राब हो गई तो बिजली ठीक करवाने के लिए सामान लेके आना पड़ता है। तो घर के उपयोग का जो भी सामान होता है वो खरीद के लाते हैं तो पैसा खर्च होता है। उसके बाद देखिए, जैसे आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोगों के स्कूल में फ़ीस देनी पड़ती है ना मम्मी पापा को, तो ऐसे बच्चे, आपकी ट्यूशन फ़ीस देनी पड़ती है, आपके स्कूल की फ़ीस देनी पड़ती है, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई पे भी खर्चा करते हैं माँ बाप। उसके अलावा देखिए, कोई बीमार हो गया तो उसके लिए दवाइयाँ लानी पड़ेंगी, है ना। आपके दादा दादी बीमार हो जाते हैं, आप लोग बीमार हो जाते हैं, कोई भी बीमार हो सकता है, तो उसकी दवाइयों का भी खर्चा होता है ना, तो उसमें भी पैसे खर्च होते हैं। कोई बिल आ गया, जैसे आप मोबाइल फ़ोन से क्लास ले रहे हैं तो क्या होता है, मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज करवाना पड़ता है, या फिर बिजली घर में यूज़ कर रहे हैं तो बिजली का भी बिल भरना पड़ता है ना। तो इस तरीके से कई लोग पानी का भी बिल भरते हैं। तो इस तरीके से किसी भी तरह का बिल भरने में भी पैसा खर्च होता है। उसके अलावा और देखिए, कोई अगर किराए के मकान में रहता है तो उसको किराया देना पड़ता है, या फिर आप अगर कहीं मामा के घर कहीं पे भी आ रहे हैं, जा रहे हैं मार्केट में, तो ऑटो वाले को अपना किराया देते हो ना, तो इस तरीके से किराया देने में भी पैसा खर्च होता है। और आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को नए कपड़े खरीदने हैं तो उसके लिए भी खर्च करना पड़ता है ना मम्मी पापा को। तो इसी तरीके से कपड़े खरीदने में, किराया देने में, दवाइयाँ खरीदने में, बिल भरने में, पढ़ाई में और घर का सामान खरीदने में आप लोगों का पैसा खर्च होता है। तो आप इस उत्तर को अपने मम्मी पापा से पूछकर अपना उत्तर भी लिख सकते हैं। अगला उसने बोला, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। हमने पाठ में पढ़ा था ना, बहुत सारे लोग आए थे राजा से मदद मांगने के लिए कि राजा जी हमारी सहायता कर दो, हमारी मदद करो, हम अकाल से भूखे मर रहे हैं ना। तो वो लोग क्या चाहते थे, उन्हें एक आदमी ने बोला भी था ना कि राजा जी आप हमें 10,000 रुपये दे दो, हम आधा पेट खाकर जिंदा रह लेंगे, है ना। तो वो लोग क्या चाहते थे कि राजा उन्हें 10,000 रुपये देकर उनकी सहायता करे ताकि वो अनाज खरीद सके, ठीक है। तो अब ये आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। अगर आपके पास इतनी पावर आ जाए, जैसे आप कोई बड़े आदमी बन जाओ, या आपको छूट मिल जाए कि आप बताओ आपको क्या क्या अपने स्कूल में क्या क्या काम करवाना है, या अपने इलाके में, आपकी कॉलोनी में क्या क्या काम करवाना चाहते हो, आप अपने शहर में क्या क्या काम करवाना चाहते हो, है ना। अगर आपको बड़ा मंत्री बना दिया जाए और बोला जाए ये बहुत सारे पैसे हैं, आप अपने काम में क्या क्या करवाना चाहोगे, तो क्या क्या करवाना चाहोगे आप बच्चे, है ना। सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है। कोई बच्चा ये भी सोच सकता है मैं स्कूल में अच्छे अच्छे झूले लगवाऊंगा, है ना। कुछ झूले तो लगे हुए ना हमारे स्कूल में, लेकिन कुछ बच्चे सोच सकते हैं, या फिर पीने के पानी की जैसे टंकी बनवा सकते हैं, सफाई करवा सकते हैं, अच्छे अच्छे पौधे लगवा सकते हैं, है ना।
और कुछ बच्चे जैसे बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में, हमारी कॉलोनी में एक अच्छा सा सुंदर सा पार्क हो, जिसमें अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हों, जिसमें हम सुबह शाम खेल सकें, बड़े लोग घूम सकें, है ना। तो आप इस तरीके से अपना उत्तर लिख सकते हैं। आप ये भी चाहते होगे, जैसे बारिश आ जाती है, आपकी गलियों में पानी भर जाता है, तो आप सोचते होगे कि हमारे इलाके की सारी गलियाँ पक्की हो जाएं, है ना। अगर मैं बड़ा बन जाऊं तो मैं सबकी गलियाँ, सारी गलियाँ पक्की करवा दूंगा। या फिर जैसे किसी कॉलोनी में पीने का पानी नहीं आता है, तो आप ये भी सोच रहे होगे कि हमारी कॉलोनी में पीने के पानी का अच्छा प्रबंध हो, है ना, अच्छे से पानी आए पीने के लिए। और जो घर में से गंदा पानी निकलता है नालियों में, वो कई बार क्या होता है, इधर उधर पड़ा रहता है, प्लाट वगैरह में, नाली में है तो वो गली में भी आ जाता है। तो ये भी आप सोच सकते हैं कि जो गंदा पानी है उसके बाहर निकलने के लिए उचित प्रबंध आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब इसने बोला कैसा राजा। अब कैसा था राजा, ये तो आपने पाठ में पढ़ा ना कि राजा कैसा था, बहुत ज़्यादा कंजूस था। अब देखिए ये क्या कह रहा है, राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। पढ़ लिया ना हमने पाठ में, वो बहुत कंजूस था, दान के वक्त उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अब आप बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि राजा सही था या गलत था, वो गलत कर रहा था या सही कर रहा था? और आपने उसका कारण भी बताना है। अगर आप बोलते हो राजा सही था तो आपको वो सही क्यों लगा, अगर आप कहते हो कि राजा गलत था तो आपको वो गलत क्यों लगा, यानी कि आपको अपना कारण बताना है। तो देखिए ये तो सभी बच्चों को पता है कि राजा बिल्कुल सही नहीं था, वो लोगों की मदद ही नहीं कर रहा था जब लोग परेशान थे, अकाल से परेशान थे, मुसीबत में फंसे हुए थे। तो इसका मतलब राजा सही नहीं था, वो गलत था। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे विचार से राजा गलत था, क्योंकि मुसीबत के समय प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है, और वो ऐसा नहीं कर रहा था, तो वो इसका मतलब गलत था। हमारा अगला प्रश्न है पूर्व और पूर्व। देखिए इसने पूर्व को 2 बार लिखा है। आपने पढ़ा था ना पाठ में कि पूर्वी दिशा के लोग, है ना, अकाल से परेशान हो गए थे, वो भूख के मारे मर रहे थे, पानी नहीं था। तो इसने कहा पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे, ये लाइन हमने पाठ में पढ़ी थी। अब ये कह रहा है कि पूर्व शब्द के 2 अर्थ हैं, एक तो होती है पूर्व दिशा, है ना, और एक होता है पूर्व मतलब पहले। तो एक शब्द के 2 अर्थ हो जाते हैं कई बार, है ना। अब इसने बताया कि जैसे पूर्व शब्द के 2 अर्थ हैं, वैसे ही आपको इसने 3 शब्द दिए हैं, जल, मन और मगर। ये कह रहा है कि इनके 2 क्या अर्थ होते हैं वो बताओ, और उनका वाक्य में भी प्रयोग करो। ठीक है, अब देखिए जल, एक जल होता है पानी या नीर, और एक जल होता है जैसे हाथ का जलना। तो एक जल हो गया पानी और एक जल हो गया जलना। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, आप अपना वाक्य बनाइए। आप बिल्कुल साधारण सा वाक्य बनाइए। ये बात मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जब भी आपको कोई वाक्य बनाना हो तो आप बिल्कुल आसान सा वाक्य बनाइए, ताकि आपकी मात्राओं की गलती के बिल्कुल भी मार्क्स ना कटें। तो आप ऐसे बना सकते हैं जल के लिए या नीर के लिए, पानी के लिए, कि तालाब का जल गंदा है। तालाब में पानी होता है वो गंदा हो जाता है कई बार, तो आप लिख सकते हैं ऐसे। और जलने के अर्थ में आप बना सकते हैं आग से मेरा हाथ जल गया। ठीक है, अगला है मन। मन आपने सुना होगा, आप जैसे कई बार बोलते हो मेरा मन उदास है, मेरा मन नहीं कर रहा वहाँ जाने का, है ना। तो एक तो मन होता है आपका अंतर्मन, ठीक है, आपका जो चित्त होता है, चित्त को बोलते हैं मन। मन का दूसरा नाम है चित्त। और एक मन होता है, आपने अगर अपनी दादी से, अपने दादा से सुना होगा, वो बोलते हैं ना 4 मन गेहूँ खरीदे, 5 मन गेहूँ खरीदे, है ना। एक मन होता है मापने के लिए यूज करते हैं, जैसे आप किलो में मापते हो ना, 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, ऐसे ज़्यादा जब बड़ी मात्रा में मापना पड़ता है तो उसको बोलते हैं मन। मन यानी कि 40 किलो। ठीक है, जैसे 5 किलो को क्या बोलते हैं, पसेरी बोल देते हैं, और 40 किलो को क्या बोलेंगे, मन बोल देते हैं। ठीक है, तो एक मन का अर्थ हो गया आपका चित्त, और एक मन का अर्थ हो गया 40 किलोग्राम। ठीक है, तो पहला वाला जो मन है आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरा मन आज उदास है, और दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो कि मैंने 4 मन चावल खरीदे, या हमने 4 मन गेहूँ खरीदे। अगला है मगर। मगर देखिए आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि मैंने ये किया, जैसे मैंने बहुत पढ़ाई की है मगर मैं फर्स्ट नहीं आया, है ना, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं पेपर में पास नहीं हुआ, है ना। एक तो आप ऐसे यूज करते हो मगर को, और एक मगर का अर्थ होता है मगरमच्छ। मगरमच्छ पूरा बड़ा शब्द है, और मगरमच्छ को छोटे शब्दों में बोलते हैं मगर। ठीक है ना, तो एक तो हो गया मगर,
किंतु वाला, लेकिन वाला, जैसे आप बोलते हो ना मैंने बहुत पढ़ाई की लेकिन मैं फर्स्ट नहीं आया, तो एक तो होता है लेकिन या फिर परंतु, और एक होता है मगरमच्छ ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार कोई दौड़ लगाता है लेकिन उसकी बस निकल जाती है, ट्रेन निकल जाती है, तो आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की मगर ट्रेन निकल गई, मगर बस निकल गई, मगर गाड़ी छूट गई। आप इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं। या फिर दूसरा आप बना सकते हैं मगरमच्छ के लिए कि मैंने तालाब में एक मगर देखा। जब आप चिड़ियाघर में जाते हैं तो आप चिड़ियाघर के लिए लिख सकते हैं मैंने चिड़ियाघर में एक मगर देखा। ठीक है, तो ये थे आपके वाक्य। ऐसे कुछ और भी शब्द हैं, आप ऐसे और भी शब्द इकट्ठे कर सकते हैं और उनके ऐसे ही अर्थ और उनका वाक्य बना सकते हैं। आगे देखिए, जैसे आप लोगों ने दिशाओं के बारे में पता है आप सबको, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है ना। पाठ पढ़ाते टाइम भी हमने जिक्र किया था। पूर्वी दिशा है तो वो जैसे भारत के हैं कौन से राज्य पूर्वी दिशा में हैं, कौन से उत्तरी दिशा में हैं, कौन से दक्षिण दिशा में हैं, कौन से पश्चिम दिशा में है ना, और कौन से राज्य मध्य भारत में आते हैं। तो इस तरीके से इसने बोला है कि 4 दिशाओं के नाम लिख दिए इसने, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और ये कह रहा है कि आपको अपने आसपास देखना है। जैसे आपका जो घर है, आपके घर के पूर्व दिशा में क्या है, कोई खाली प्लॉट हो सकता है, किसी पड़ोसी का घर हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है ना। आपके पश्चिम दिशा में क्या है, इसी तरीके से पश्चिम दिशा में भी आपके घर में कुछ होगा ना। आपके घर के पश्चिम दिशा में पार्क हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। उत्तर दिशा में क्या है और दक्षिण दिशा में क्या है, इस तरीके से आपको पहले अपने घर के पास देखना है चारों दिशाओं में, और वहाँ पर क्या क्या है यहाँ पर लिख देना है। और बाद में देखना है कि स्कूल के पास में क्या है। जैसे आपके स्कूल के पूर्व दिशा में क्या है, वो रोड भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी हो सकती है ना, मार्केट हो सकती है, कोई दुकानें हो सकती हैं, कोई ऑफिस हो सकता है ना। तो ये कह रहा है कि आपके स्कूल के पास क्या है चारों दिशाओं में, और आपके घर के पास क्या है, ये आपको लिख देना है। तो देखिए, दिशा आपको मैं अच्छे से समझा देती हूँ, फिर आप अच्छे से कर पाएंगे। जैसे आपने देखा है, सबसे ऊपर क्या होती है, उत्तर दिशा, और सबसे नीचे होती है उसके उल्टे में, विपरीत में, है ना। हम करते हैं ना उत्तर का विपरीतार्थी, यानी कि विलोम शब्द क्या होता है, तो दक्षिण लिखते हैं, यानी कि उत्तर दिशा का उल्टा होता है दक्षिण। ये तो बच्चों को सबको याद रहता है। मेन वो कंफ्यूज होते हैं पूर्व और पश्चिम में, कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है। तो जब भी आप लिखते हैं ना, तो आप सामने खड़े हो जाइए आराम से, और आपके ऊपर की तरफ होगा वो होगा उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, और दाएं हाथ की तरफ यानी कि सुलटे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ होगा पूर्व, और उल्टे हाथ की तरफ यानी कि बाएं हाथ की तरफ होगा पश्चिम। बस आपको पूर्व और पश्चिम का ज़्यादा ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, अब जो उत्तर और पूर्व दिशा हैं उनके बीच में भी तो होती है ना, तो उनके बीच में जो दिशा होती है उसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। कई बार बच्चे इसको उल्टा लिख देते हैं, पूर्व उत्तर, वो गलत हो जाएगा बेटा, आप इसको ध्यान से लिखना। उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में होती है उसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। आप ये भी याद रख सकते हैं, जब भी आपको 2 दिशाओं का नाम लिखना पड़े और उनमें अगर उत्तर और दक्षिण का नाम आ जाए, तो आपको दोनों को पता है ना, ये दोनों मेन हैं, उत्तर और दक्षिण दिशा मेन होती हैं बिल्कुल, तो आप इनका नाम पहले लिख दीजिए, है ना। तो और फिर जो पूर्व और दक्षिण के बीच में है, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में जो जगह होती है उसको आप पूर्व दक्षिण नहीं बोलेंगे, फिर वो गलत हो जाएगा। आप इसको लिखेंगे दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। मैंने बताया ना, उत्तर और दक्षिण अगर आपको किसी दिशा का नाम लिखना है और बीच की दिशा है, आपको उसके पूर्व और पश्चिम लगाने हैं, तो आप उत्तर और दक्षिण पहले लिख दीजिए, बस ये याद रखिए। आप देखिए, दक्षिण और पश्चिम दिशा है, उसके बीच में कोई जगह है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, आप उसको पश्चिम दक्षिण नहीं बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब देखिए, अब उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में जो जगह है, या आप बोल सकते हैं कि पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में जो जगह है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। तो इस तरीके से ये हमारी दिशा कंप्लीट हो जाती है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर आराम से कर लेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को ये दिशा अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसका उत्तर आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर, ये सभी कंप्लीट हो गए हैं।